आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल सक्सेस एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर कक्षा 10 वालों के लिए पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था। इसमें हम लोगों ने 4 पार्ट को, इसको 5 पार्ट को ऑलरेडी पढ़ चुका है। ये छठा पार्ट है हमारा, ठीक है। और उसमें हमने जो पहले वाली जिसकी वीडियो थी, पहले वाले जो पार्ट था, उसमें 4 रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे। तो जिसमें रासायनिक अपक्रिया के मैंने बताया था कि 5 प्रकार होते हैं। जो 5वां प्रकार था वो था उपचयन एंड उपाचयन, उपचयन एंड अपचयन, उपचयन एंड अपचयन अपक्रिया था। ये हमारा 5वां प्रकार था, ठीक है। तो हम जिसमें से 4 बता चुके थे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन एंड अपाचयन, अब बताना था। तो संयोजन में एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट 2 मिनट में। संयोजन अभिक्रिया में बताया था कि मैंने बताया गुरुजी, जब मिले, जब 2 लोगों का संयोजन हो, यानी जब 2 अभिकारक मिले। देखो, जब मैंने बताया था कि जब 2 अभिकारक मिलकर के एक ही पदार्थ बनाए तो उसे संयोजन कहेंगे। और जब एक पदार्थ टूट करके 2 पदार्थों में बदल जाए, जैसे एक अभिकारक है वो 2 पदार्थों में बदल जाए, तो वियोजन कहेंगे। यानी मिले तो संयोजन, अब बिछड़े टूटे तो वियोजन हुआ। अब विस्थापन हुआ मतलब बताया था मैंने कि विस्थापित कर देना। जैसे बताया था CuSO4 था, उसमें से आयरन से अभिक्रिया कराई गई थी, तो इसको विस्थापित कर दिया था। ये अधिक क्रियाशील था, इसको विस्थापित कर दिया था, तो बन गया था FeSO4 प्लस का Cu बन गया था। यानी जब इसमें क्या बताया था विस्थापन में कि अधिक क्रियाशील जो पदार्थ है, जैसे लोहा अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील कॉपर को इसी के यौगिक से, देखो इसका यौगिक है, इसको विस्थापित कर दिया। मैंने एक एग्जांपल वैसे बताया भी था आप लोगों को मजाकिया अंदाज में भी कि कैसे विस्थापित करते हैं, कि कैसे करते हैं, समझाने के लिए। तो ऐसे यहाँ पे इसको विस्थापन अपक्रिया करते हैं। और द्विविस्थापन अपक्रिया जिसमें दोनों विस्थापित हो जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कि BaCl2 था, BaCl2 था NaSO4 का NaSO4 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, देखो, तो यहाँ पे हमारा बन गया था BaSO4 और प्लस का NaCl बन गया था, Na2SO4 था, ऐसे था, ठीक है। तो ये हमारा बन गया था। तो इसमें देखो क्या था, इसमें क्लोरीन के साथ अभी देखो तो ब्रोमीन क्या था, बेरिलियम था, Ba था। लेकिन इसमें क्या था, सोडियम किसके साथ था, SO4 के साथ। लेकिन जो उत्पाद बना, ये दोनों देखो आपस में इंटरचेंज हो गए। इसकी जगह ये चला गया और इसकी जगह ये चला आया, यानी दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर दिए। देखो, अब Na की जगह NaCl2 2NaCl आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 परमाणु, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 NaCl के साथ आ गया, और जो हमारा Ba था वो SO4 के साथ आ गया। तो 2 विस्थापन अपक्रिया थी। अभी तक तो हम समझे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अपचयन एंड उपाचयन अभिक्रिया। तो देखिए अपचयन एंड उपाचयन क्या होता है। पहले उपचयन और अपचयन क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, और दूसरी आती है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ध्यान से सुनना, उपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ रहे, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाती है, उसे उपचयन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर गई। जैसे क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनना, दैनिक जीवन में क्या एग्जांपल आते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज सड़ती क्यों है, खराब क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाती है। इसीलिए आप लोग देखते हो कि जितने भी लेज और चिप्स उप्स आते हैं, उनके अंदर एक गैस भरी रहती है, वो न्यूट्रल, वो होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो क्या होती है, जो क्रिया नहीं करने देती है। और जब क्रिया नहीं करने देती है तो उसके अंदर, जब पैकेट के अंदर अगर कोई चीज, एग्जांपल देखना है एक लाइफ में, कि अगर कोई चिप्स का पैकेट लाना, चिप्स को बंद पैकेट को ऐसे रख देना, वो नहीं खराब होगा। अगर उसको खोल के रख दिया, उसके पैकेट को फाड़ करके चिप्स ऐसे रख दिया, तो चिप्स सड़ जाएगा कुछ दिन बाद। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करने लग जाता है, और जब तक पैकेट में रहता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लेज के जो चिप्स होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसका उत्तर था नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वही किस लिए भरी जाती है, ताकि वो ऑक्सीडेशन से,
ऑक्सीजन से उसकी क्रिया मत होने दे। और जब कोई चीज ऑक्सीजन से क्रिया करती है तभी सड़ती है, और जब तक ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगी तब तक नहीं सड़ पाएगी। तो उपचयन अभिक्रिया वही कहती है जब कोई चीज में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसे उपचयन कहते हैं। जैसे जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मानो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो बन गया क्या, CO2 बन गया। तो इसमें कार्बन के साथ देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ CO2 बन गया। अगर जब किसी के साथ, किसी पदार्थ के साथ या किसी तत्व के साथ जब उसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है और उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसे उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यानी किसी पदार्थ में ठीक ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन कम हो जाए, इसमें हाइड्रोजन है नहीं, अगर या तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, देखो कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गया, पहले कार्बन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन बढ़ गया, जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन यही हट जाता, ठीक है, अगर ऑक्सीजन हट जाता, ऑक्सीजन में कमी आना, अपचयन कहलाता है। दोनों एक दूसरे को उल्टा है, जैसे संयोजन और वियोजन था ऐसे उपचयन एंड अपचयन है। अपचयन है, उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा, यानी क्या, ऑक्सीजन बढ़े गुरुजी, ऑक्सीजन बढ़े, यदि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वो होता है, ऑक्सीजन बढ़े तो उपचयन, अगर ऑक्सीजन घटे तो अपचयन, इतना ध्यान रखना। तो इसमें देखो एक इसके साथ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ये उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी है, अगर यही ऑक्सीजन घटता, जैसे मान लो कि एग्जांपल लेके और मैं देखता हूं, ठीक है, जैसे Cu प्लस का H2 के साथ जब क्रिया करता है तो ये Cu प्लस का H2O बन जाता है। अब इसमें दो चीज ध्यान से सुनना, ठीक है, अब कहो इसमें बताओ कि ये उपचयन अभिक्रिया की अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखो मैंने दो चीजें बताया, अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन का घटना, ऑक्सीजन का घटना, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें घटेगा और इसमें जुड़ेगा। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन है, अगर किसी के साथ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो उपचयन है। ध्यान से देखो किसके साथ इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उपचयन है अपचयन है। इसमें देखो पहले कॉपर था, ठीक है, कॉपर था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, एक चीज था, लेकिन जब मैंने उत्पाद में देखा तो बोले गुरुजी इसके साथ ऑक्सीजन तो हट गया, पहले तो इसके साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन तो हट गया। जब ऑक्सीजन हट गया यानी ऑक्सीजन का घट गया, और जब ऑक्सीजन घटेगा तब क्या बनेगा, अपचयन अभिक्रिया है। यानी ऊपर वाली तो ये तो गुरुजी अपचयन अभिक्रिया है, इसके साथ ये अपचयन, इसके साथ ऑक्सीजन घट गया, देखो, लेकिन हुआ क्या, हाइड्रोजन के साथ वहां जाके जुड़ गया, देखो हाइड्रोजन के साथ तो जुड़ गया और ऑक्सीजन और कॉपर के साथ घट गया। तो अब देखो जिसके साथ जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। तो ये अभिक्रिया नीचे वाली क्या कहलाई, उपचयन, ठीक है, यानी जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है वो हो गया उपचयन, और जिसके साथ ऑक्सीजन घटे वो हो गया अपचयन अभिक्रिया। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो उपचयन एंड अपचयन समझ गए। तो वही देखो जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, दैनिक जीवन में भी एग्जांपल देखो, जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो चीजें सड़ने लगती है। देखो ये ऑक्सीजन जुड़ा है, CO2 बन गया। तो दैनिक जीवन में जो एग्जांपल आते हैं वो आते हैं कि जैसे किसी चिप्स का सड़ जाना या किसी चीज का सड़ जाना, ऑक्सीडेशन हो जाना, लोहे पे जंग लग जाना। लोहे पे जंग नहीं लगता अगर उसके साथ ऑक्सीजन क्रिया नहीं करती। ऑक्सीजन जिसके साथ क्रिया करेगी उसके साथ क्या करेगी, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगी, यानी वो क्या करेगा, वो चीजें खराब होगी, जंग लगेगी, ठीक है। तो जहां जहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पे उपचयन अभिक्रिया होगा, जहां पे ऑक्सीजन घटेगा वो अपचयन हो गया, यानी ठीक है। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का घटना अपचयन, ये पांचों अभिक्रिया अब तो हो गई कंप्लीट, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एंड अपचयन अभिक्रिया। ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे जब क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में जब आएगा तो दिखाएगा, ऐसे कहेगा कि बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है। जैसे इसके पहले वाले एक प्रैक्टिस मैंने भी करवाई थी कि उसमें कई सारे ऐसे एग्जांपल दे दिया था, ऐसे क्वेश्चन दे दिया था, पूछेगा कौन सी अपचयन की अभिक्रिया है, कौन सी अपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखना कैसे पूछेगा, पहले तो पूछ देगा कि कौन सी ऐसे अभिक्रिया देकर कि कोई, अब पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है उसे बताना होगा। दूसरी तरह से क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
तो आपको जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद जितने उसके प्रकार होते हैं उनका वर्णन करना है। ठीक है, सारे 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 अभिक्रिया का नाम लिख करके एक एक इनका एग्जाम्पल देना है। इस तरह से पूछ सकता है। दूसरी चीज पूछ सकता है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है, किसी दो अभिक्रियाओं में अंतर पूछ सकता है। जब आपको पता रहेगा, आप संयोजन अभिक्रिया अगर आपको पूछे तो कह दोगे सर जी जिसमें इसमें क्या होता है कि दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, इसके साथ जुड़ते हैं अभिकारक, और इसके साथ क्या होंगे, इसका उल्टा होता है, एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। ऐसे पूछ देगा, ऐसे लिखना होगा। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो पढ़ा, अब लेकिन अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एक तरफ से और डिवाइड किया गया। कुछ साइंटिस्टों ने इसे अलग तरह से डिवाइडेड किया, कहा कि अभी इनके टेम्परेचर के बेस पे होता है। देखो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम कराते हैं तो क्या होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में हीट जनरेट होती है, उष्मा अपने आप निकलती है। अब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कभी लेबोरेटरी में करोगे तो उसमें क्या होती है कि उसे खुद से गर्म करना पड़ता है, यानी उस रासायनिक अभिक्रिया में एडिशनल उष्मा देनी पड़ती है। ऐसे जब करोगे लेबोरेटरी में देखोगे तो ऐसे उसको खुद गर्म करना पड़ता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। जो उष्मा देगी उसे तो हम क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, यानी उष्मा दे रही है, और जो उष्मा लेगी जिसको गर्म करना पड़ रहा उससे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो टेम्परेचर के बेस पे रासायनिक अभिक्रिया अगर पूछेगा तापमान के आधार पे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताइए, तब आप लिखोगे टेम्परेचर के बेस पे या तापमान के आधार पे रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब उनको देखते हैं पढ़ करके। ठीक है, ठीक है, अभी तक तो इतने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अब थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार टेम्परेचर के आधार पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, ऐसे पूछेगा भी, तापमान के आधार पे जरूर लिखना है, ये तापमान के आधार पे है, तापमान के आधार पे, तापमान के आधार पे। तो मैंने बताया कि तापमान के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी, यानी जिसमें उष्मा निकला है, यानी जो अभिक्रिया कराने पे उष्मा निकले, उसमें खुद ही अपने आप आग निकले, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक रिएक्शन कराने के लिए उसे अलग से एडिशनल उष्मा देनी पड़े, उसको गर्म करने की जरूरत पड़े, उसे उष्मा शोषी कहते, मतलब शोषित होगी उसमें उष्मा। क्या होगा दूसरा, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया टेम्परेचर के आधार पे दो प्रकार की होती है, एक उष्मा शोषी और एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखते हैं क्या बनती है। अब दोनों की एग्जांपल लेके देखते हैं। तो सबसे पहले उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे जब मेथेन गैस CH4 है, जब इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो क्या बनती है, एक CO2 गैस बनती है, एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ये दो चीजें होती है। ठीक है, या जल बनता है इसके साथ। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन को क्या करेंगे, इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया जब हम कराएंगे प्लस का इसमें उष्मा निकलती है, ये उष्मा का मैंने मान लो सिंबल बना दिया, प्लस का उष्मा निकलेगी। ठीक है, यानी उसमें उष्मा खुद निकलती है। यानी जब मेथेन जो होती है, मेथेन गैस होती है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, वो फॉर्मूले बनते हैं। एक कार्बन रहे तो मेथेन होती है, दो कार्बन होती है तो एथेन होती है। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकले तो उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देखो अब इसको क्या करो, देखो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन है। ठीक है, इसमें देखो 3 ऑक्सीजन है, इसमें किधर है, इधर 2 ही ऑक्सीजन है, तो इसको संयोजित करो। ठीक है, अब इधर देखो क्या है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर मैंने कर दिया कितना, 4 ऑक्सीजन। अब इधर कितना कर दिया, 2 ऑक्सीजन, इधर तक 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं हो गए। देखो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन।
ठीक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो मेथेन की जो होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना, ये हमारी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में हमारी उष्मा जनरेट होती है, अपने आप उष्मा निकलेगी। कभी प्रैक्टिकल करना इसका, मेथेन गैस को इसके साथ अभिक्रिया करा के अपने आप उष्मा निकलेगी, उसमें अपने आप आग निकलने लगेगी। ठीक है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है। जब कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, अब इसे जब क्या करेंगे, ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब करोगे, ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, इसे गर्म करोगे, ठीक है, तो देखो इसको गर्म करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? उष्माशोषी। यहाँ पे निकल रही थी, उत्पाद के साइड में देखो बन के निकल रही थी, यहाँ पे खुद इसको एडिशनल उष्मा देनी पड़ रही है, तब जाकर के HCO बना रहा है प्लस का CO2 गैस बन रही है। ठीक है, तब जाकर के इसमें उष्मा नहीं निकल रही है, इसमें खुद से उष्मा देनी पड़ रही है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए उष्मा देनी पड़े, अलग से देनी पड़े, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें खुद उष्मा निकले, ठीक है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए, यानी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। वैसे तो 5 प्रकार की थी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन एंड अपाचयन अभिक्रिया। ठीक है, और उस तरह से टेम्परेचर के बेस पे 2 थी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया, ये थी। अब हमारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो गए। अब इसमें कुछ क्या आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं ऐसे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन से क्या आता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इतना नोट कर लिए, देखो प्रश्न आता है ऐसे करके। एक क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, प्रश्न था, ऐसे आया था, समझ लो। वायु में जलाने से पहले क्यों साफ है? जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, क्या दिया कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? अब बताओ क्यों, बताओ। देखो मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था कि कोई चीज जो होती है मैग्नीशियम के साथ, जब कोई चीज वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करती है तभी उसके पास लेयर बन जाती है इसके ऊपर। जैसे लोहा है, उसके साथ जब वो क्या करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ठीक है, तो उस पे जंग लग जाती है। तो कोई भी चीज समझ लो, जब ऑक्सीजन से जब कहे कि उसके साफ क्यों किया जाता है, तो समझ लो इसके मतलब उसके ऊपर कुछ न कुछ जमा ऐसा है, तभी साफ करने की जरूरत पड़ रही है जलाने से। कभी तो साफ करते हो जब किसी चीज में क्या हो जाती है, कुछ ऊपर से लग जाता है, तभी तो साफ करते हो, वैसे क्यों साफ करोगे? तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ लगा है। मान लो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, अब इसको जलाए, जब जलाने से पहले, ठीक है, इसको साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है भाई? इतना तो खुद कॉमन सेंस में है कि गुरुजी इसके पीछे इसके ऊपर कुछ जम गया होगा तभी साफ करना पड़ा। ठीक है, अगर जम गया तो क्या जम गया ऐसा जिसको साफ करने की जरूरत पड़ी? मैग्नीज है। अब देखो जो मैग्नीशियम था, तो एक ही साथ के साथ देखो, अब जमती किस चीज से? चीजें सड़ती क्यों, बेकार क्यों होती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है। ठीक है, तो अब जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तब समझ लो कि कुछ ना कुछ जरूर बनाएगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। ये क्या बना देती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम होता है, अब इसकी क्या होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो तो बना लेगी, एक लेयर बना लेगी, ऐसे ऐसे एक लेयर बना लेगी, पतली पर एक लेयर बना लेगी, जिसे जलाओगे तो जलेगी नहीं। इसलिए इसको रेगमार्क जो होता है लोहे का, तो उसे रगड़ के साफ किया जाता है। ठीक है, तो यानी क्या होता है, साफ इसलिए क्या होता है, यही मैग्नीज जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। अब कोई पूछते हो गुरुजी साफ क्यों करते हो, कह दो कि वो तो बता देगा कि गुरुजी इसको गंदगी लगी थी, लेकिन वो गंदगी किस चीज की थी? वही मैग्नीशियम जो था ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया हुआ था। या तो मैग्नीशियम जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड करके इसके साथ क्रिया करके
जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, देखो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो MgCO3 बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है। तो इसी दोनों चीज की, या तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसके ऊपर क्या होती है, रिबन के ऊपर, उसके ऊपर परत जम जाती है। ऐसी परत को साफ करने के लिए, उसको इसी परत को हटाने के लिए उसको रेगमार्क से साफ किया जाता है ताकि अच्छे से जल सके। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा था, मैं वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो इतना लिखना, मैग्नीशियम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमार्क से साफ किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाती है, इसी परत को हटाने के लिए। देखो अब मैंने परत ही बता दिया कैसे बनी, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना गया, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है। तो यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जमने के कारण मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था। तो मैंने क्वेश्चन को बता दिया कैसे कैसे आते हैं। किसी रासायनिक पूछेगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार को बताओ, सारे प्रकार को बताना पड़ेगा। उसके बाद दे देगा कोई 4-5 रासायनिक अपक्रियाएं दे देगा, कहेगा बताओ कौन सी रासायनिक अपक्रिया उसको पहचानो, या किन्हीं 2-3 रासायनिक अपक्रियाओं में अंतर पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि टेम्परेचर के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। संयोजन और वियोजन अपक्रिया नाम देके पूछ देगा कि संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित वर्णन करो। वियोजन अपक्रिया का पूछ देगा, ऐसे सारी अपक्रियाओं को ऐसे क्वेश्चन दे देगा। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, कोई रासायनिक अपक्रिया दे देगा, उसको संतुलित करने के लिए दे देगा। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर में हमारे इतने तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो इस तरह से आते जाते थे, ठीक है। अब हम इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बाकी किसी को दिक्कत आए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, देखना, प्रैक्टिस करना ऐसे रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के लिए और बाकी इन सब की चीजें के पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अम्ल क्षार और लवण को। तब तक के लिए धन्यवाद।